विस्तार से सुक्खू सरकार के कामकाज को लेकर कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बुलाई गई। शिमला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल हुए। मंत्री चंद्र कुमार को छोड़कर सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, आशीष बुटेल और मोहनलाल ब्राक्टा भी शामिल हुए। राजीव शुक्ला ने कहा कि सुक्खू सरकार सही दिशा में काम कर रही है, लेकिन बीजेपी पहले दिन से सरकार के खिलाफ बातें कर रही है, जबकि कांग्रेस नई सरकार के खिलाफ कहीं भी ऐसा नहीं करती। कांग्रेस ने एक परंपरा रखी थी कि जब कोई सरकार बनती थी तो हम साल भर तक उसकी आलोचना नहीं करते थे। बीजेपी वालों को चैन नहीं, दूसरे दिन से आलोचना शुरू करते। पता नहीं इतना पेट में दर्द है कि पूछो मत कि दूसरे कैसे बन गए, दूसरे जनता ने कैसे बना दिया। हम तो वो तो जनता के ही उसके खिलाफ रहते हैं। अरे तुम इंतजार तो करो साल 6 महीने, उसके बाद आलोचना विपक्ष शुरू करता है। इतना विपक्ष पहले दिन से आलोचना तो शुरू हो गया। बीजेपी को लेकर जो बात राजीव शुक्ला ने कही, बीजेपी नेताओं को वही सलाह बीजेपी के दिग्गज नेता शांता कुमार ने भी दी है। शांता कुमार ने कहा कि बीजेपी नेता सरकार का विरोध करने की जगह अभी आराम करें और अपनी हार का आत्मचिंतन करें, क्योंकि पार्टी इस चुनाव में दूसरों की वजह से नहीं, अपने वजह से हारी है। पूर्व सीएम शांता कुमार का बड़ा बयान। सीएम सुक्खू की तारीफ, बीजेपी नेताओं को नसीहत। सरकार का विरोध नहीं, आराम करें बीजेपी नेता। अपनी वजहों से मिली हार पर मंथन करें बीजेपी नेता। विपक्ष यानी बीजेपी के नेताओं को आराम और आत्मनिरीक्षण की ये सलाह दी है राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रहे दिग्गज नेता शांता कुमार ने, जो 2 महीने की सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान और विरोध प्रदर्शन को बेकार मान रहे हैं। शांता कुमार कहते हैं कि बीजेपी नेताओं को नई नवेली सरकार का विरोध करने की जगह कुछ दिन आराम करना चाहिए, और उससे भी जरूरी ये कि पार्टी नेताओं को चुनाव में हार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस बार अपनी वजहों से हारी है। मैं विपक्ष को भी कहूंगा थोड़ी देर आराम करें, और मैं अपनी पार्टी से कहूंगा सबसे पहले ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें। इतना ही नहीं, शांता कुमार ने कांग्रेस के चुनावी वादों और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की खुलकर तारीफ भी की है, जिस पर उनका धन्यवाद करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शांता कुमार ने जो कुछ कहा, बीजेपी नेताओं को वो बातें खुद समझनी चाहिए। मैं विपक्ष को भी कहूंगा थोड़ी देर आराम करें, और मैं अपनी पार्टी से कहूंगा सबसे पहले ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें। मैं शांता कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन अभी वो उन्होंने ठीक कहा है। वो जानते हैं कि वो प्रशासनिक कैसे व्यवस्था को सुचारू करना है। शांता कुमार जी जब वरिष्ठ नेता है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जीवन का अनुभव और ज्ञान उनके पास है, और उन्होंने केंद्र में भी मंत्रिमंडल के रूप में एक ऐसे कई ऐसे कार्य किए हैं जिसे जनता भी याद करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुद ही समझ होनी चाहिए। बेशक सीएम को अपनी तारीफ अच्छी लगी, लेकिन बीजेपी नेताओं को थोड़ी चुभन तो जरूर होगी। आदरणीय शांता कुमार जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, और मैं समझता हूं जो बात उन्होंने कही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर अमल करेगी। और हार के क्या कारण रहे हैं, और जो भी कारण रहे हैं, भविष्य में फिर से ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए पार्टी अपने स्तर के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा और मंथन करेगी, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे सामने चुनौतियां हैं, मिलकर हम उनका सामना करें और उसको हम उसमें पार पा सकें। तो अभी तक जो मंथन हुआ है, सवाल है कि क्या बीजेपी अपने इस कद्दावर नेता की सलाह मानकर विरोध की जगह आराम और आत्ममंथन करेगी?
या फिर शांता कुमार ने जो सवाल उठाए हैं उन्हें अनसुना कर पार्टी अपने तरीके से अपने रास्ते पर चलती रहेगी? कांगड़ा से विचित्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज 18 शिमला। भले ही शांता कुमार की सलाह पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ये कह रहे हों कि उन्होंने पार्टी की हार को लेकर जो कहा उस पर मंथन होगा, लेकिन बीजेपी शायद सीएम सुक्खू और सरकार को लेकर उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। तभी तो सुरेश कश्यप फिर से सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 2000 करोड़ का नया कर्ज लेने पर सवाल उठाए हैं। कई सारे विषय रहे और उसमें जो झूठी गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी थी इसका भी व्यापक रूप से असर देखने को मिला। एक तो जहाँ तक हम कह सकते हैं ओपीएस भी एक इशू रहा। दूसरा जो महिलाओं को विशेष रूप से 1500 रुपये हर परिवार को देने की बात और हर महिला को देने की बात कही थी, कहीं ना कहीं हमारी जो महिला हैं निश्चित रूप से उनके ऊपर इसका असर हुआ कि जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी उसका ये व्यापक असर हमारे महिलाओं के ऊपर हुआ। और आज महिलाएं इंतजार में बैठी हैं कि कब उनके खातों में 1500 रुपये आए। लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से धोखा किया, पहले इन्होंने कहा था कि हम हर परिवार की हर महिला को देंगे, प्रत्येक महिला को देंगे, उसके लिए किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होगा। और अब ये उससे मुकर कर ये कहने लग गए हैं कि एक परिवार में एक महिला को देंगे, अर्थात इन्होंने तो परिवारों के अंदर ही जो आपस में झगड़ा पैदा कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा। बीजेपी सरकार पर फिर से 2000 करोड़ कर्ज लेने को लेकर हमला बोल रही है। तो सीएम ने कहा कि समय कठिन है, कर्ज जरूरी है, मगर व्यवस्था परिवर्तन से 4 साल में प्रदेश की हालत ठीक कर देंगे। निश्चित तौर पर मैं हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था उसको ठीक करने के लिए 4 साल लगेगा। आप मुझसे 4 साल बाद भी पूछोगे तो भी आपको मैं यही सवाल का जवाब दूंगा। अभी हमें 1800 करोड़ रुपए का ऑल लोन लिया है, जो हमारी लिमिट है वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। हमें बार बार अनुरोध करना पड़ता है। विकास के कार्यों में हम कोई रोड़ा नहीं अटकने देंगे, लेकिन कुछ हम व्यवस्था में परिवर्तन करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए शिव प्रताप शुक्ल शिमला पहुंचे। राजभवन पहुंचने पर सीएम सुक्खू ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। राज्यपाल के स्वागत के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप भी राजभवन पहुंचे। उनके अलावा कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और कई दूसरे बड़े अधिकारी राज्यपाल के स्वागत के लिए पहुंचे। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल के 29वें राज्यपाल बनाए गए हैं। शिव प्रताप शुक्ल यूपी के गोरखपुर के खजनी के रहने वाले हैं। यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे शुक्ल कई बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं, जो अब हिमाचल के राज्यपाल की जिम्मेदारी निभाएंगे। शुक्रवार दोपहर 2 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज शिमला में आईजीएमसी अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि 31 मई तक बन रहे कैंसर अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। कैंसर अस्पताल 5 मंजिला होगा, जिसमें हर तरह की आधुनिक सुविधाएं होंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आईजीएमसी के नए ओपीडी भवन का निरीक्षण भी किया और दावा किया कि जल्द ही नए बिल्डिंग में ओपीडी शुरू हो जाएगी, जिसे 103 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। को किस प्रकार से प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम ज़्यादा करीब से देख पाए, हमारे डॉक्टर साहिबान जो काम कर रहे हैं रात दिन, और हमारा जो अनुसंधान हो गया है, उसीलिए ये बेड स्कैन की जो स्थापना की जा रही है, ताकि ये बड़े करीब से देख पाएंगे उन चीज़ों को, और ज़्यादा उच्चतर हमारी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए ये जो बेड स्कैन का जो स्थापना की जा रही है, उसी दिशा में एक कदम। अभी हम तो इसे शीघ्रातिशीघ्र तैयार करना चाहेंगे और निर्माण भी ऐसा करेंगे थोड़ा फास्ट ट्रैक पे हो। और इस प्रकार से इसने बात सोची है कि भाई लोग ज़्यादा आ जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, और उनको किसी प्रकार ऐसी सुविधा देने का सोचा है, तो ठीक है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बद्दी में बजट को लेकर
उद्योगपतियों के साथ बैठक की। उद्योग मंत्री ने उद्योगपतियों की बातें सुनी और उद्योगों के विकास के लिए बजट में उन मुद्दों को शामिल करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत प्रदेश में जमीन की कमी है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट ब्यूरो के गठन की भी बात कही और उद्योगपतियों को हर तरह की समस्याओं का समाधान करने का भी वादा दिया। इंडस्ट्री मिनिस्टर मुझे बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के क्षेत्र में हमारा राम कुमार जी माननीय CPS, इनकी उपस्थिति में जो है आज हमने इंडस्ट्री से जो है इंटरेक्शन की है और बहुत सारी इनकी जो समस्याएं दिखते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। चाहे वो 118 हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हो, तो हमने ऑन द बिहाफ ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट हमने इनको इंश्योर किया है कि हम जो भी दिखते हैं समस्या है उनका समाधान करेंगे। और जो हिमाचल सरकार का जो पैमाना है वो एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज़ कंसर्न, वो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को जो है 70% को प्राथमिकता दी जाए। इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए जैसे कुछ दिक्कतें हैं, हमने कहा यहाँ पे स्क्रैप की पॉलिसी बननी चाहिए ताकि एरिया सुंदर हो, रहने लायक बने बद्दी। ये सबसे बड़ी बात है ताकि जो बाहर से बंदा आता है उसको बद्दी का अच्छा इंप्रेशन हो। तो हम लिवेबल बद्दी बोलते हैं, रहने लायक बद्दी बनना चाहिए। तो इसमें स्क्रैप सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है इसको ख़राब करने के लिए। तो हमने कहा एक पॉलिसी बने और लोगों को एक पॉलिसी के तहत अपना स्टोरेज और उसको बेचने का प्रावधान होना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कल महाशिवरात्रि है और परसों से मंडी में शुरू होने वाला अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि मेला, इस मेले को देवताओं का मेला कहा जाता है, जिसमें इस बार 216 के करीब देवता शामिल होंगे, जिसमें सबसे खास हैं मंडी के बड़े देव कमरूनाग, जो सबसे पहले मंडी के राजा राज माधव राय मंदिर पहुंचे और फिर वहां से टारना माता मंदिर गए। इस खास मेले पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये देव भूमि में मंडी के बड़े देव कमरू नाग देवता का देवरथ है। गाजे बाजे के साथ देवरथ पर सवार बड़े देव कमरू नाग के राजा राज माधव राय के मंदिर पहुंचे। राजा राज माधव राय मंदिर में विराजित भगवान कृष्ण से मुलाकात के बाद बड़े देव अब 25 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि मेले के समापन तक यहीं मंडी में ही रहेंगे। हमारे आराध्य देवता कमरूनाग जी, जिनके द्वारा मंडी पहुंचने पर मेले का आगमन स्टार्ट हो जाता है, बड़े हर्षोल्लास से कमरूनाग जी मंडी पहुंचे और यहाँ माधुरा के पास आने के बाद वो भीड़ में जाएंगे। उसके बाद ये टारना में चले जाएंगे, टारना में ही रहेंगे जब तक मेला संपन्न नहीं हुआ। हम आ पहुँचे हैं मंडी के आराध्य देव राज माधव राव के इस मंदिर में और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये मंडी का ऐतिहासिक मंदिर है और राज माधव राव को मंडी का राजा कहा जाता है। मंडी के देवता मेला की ये परंपरा बहुत पुरानी है, जिसमें महाशिवरात्रि के मौके पर आसपास के सभी रियासत और गांव के लोग अपने अपने कुल देवता को देख रथ पर विराजित कर मंडी के राजा से मिलने के लिए पहुंचते हैं और इस दौरान सभी देवता भी महाशिवरात्रि के दिन बाबा भूत के मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर 7 दिनों तक चलने वाले मेले तक यहीं रहते हैं। सभी देवताओं में यहाँ सबसे पहले बड़े देव कमरू नाग का राजा राज माधव राय के मंदिर आगमन होता है। सबसे पहले तो दर्शकों को मैं एक बार दर्शन करवा दूं। ये भगवान कृष्ण का रूप है, जिन्हें हिमाचल में माधव राव के नाम से जाना जाता है। मंडी शहर के इन्हें राजा माना जाता है और क्या इतिहास है इसका और क्यों ये मंदिर इतना खास है हर मंडी वासी के लिए, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। पुजारी जी, न्यूज़ 18 पर बहुत स्वागत है आपका। एक बार ज़रा इतिहास बताएं हमें, माधव राव जी का क्या इतिहास है, मंडी से क्या इसका तालमेल है? शताब्दी 1705 ईस्वी में राजा सूर्यसेन हुआ करते थे। उनका कार्यकाल होता था। फिर उनके 17 बेटे थे उनके, जो सारे के सारे एक्सपायर हो गए थे। तो उन्होंने फिर अपना जो राजपाट था उसको किया, भाई यार मैं अब अपना राजपाट किसको क्या करूँ। तो उन्होंने अपना राजपाट जो है राम भगवान विष्णु, ये जो राज माधव जी हैं, इनका राजपाट जो है भगवान को अपना सौंप दिया था। इस बार के देवता मेले में करीब 216 देवी देवता पधारेंगे। देवताओं के इस मेले में उनका आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, जिसके लिए बाबा भूतनाथ मंदिर के पास ही ऐतिहासिक पड्डल मैदान में भव्य तैयारियां की गई हैं।
यहाँ भव्य पंडाल लगे हैं। कल इसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी है और 19 तारीख को एक भव्य जलेब जिसे कहा जाता है उसका यहाँ पर वो भव्य जलेब देखने को मिलेगी और जैसे जैसे तमाम देवी देवता यहाँ पहुँचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। तमाम प्रशासनिक अधिकारी उनका स्वागत करते हैं और मंडी के जो राजा माने जाते हैं आराध्य देव माधव राव सबसे पहले तमाम देवी उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं और उसके बाद वो अपने अपने स्थानों पर विश्राम करते हैं और अगले 8 दिनों तक वो छोटी काशी मंडी में निवास करते हैं और इस महाशिवरात्रि उत्सव में हिस्सा लेते हैं और पूरे धूमधाम से ये महाशिवरात्रि का उत्सव जो है वो मनाया जाता है। सिर्फ शहरवासी मंडी के शहरवासी ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी यहाँ लोग पहुँचते हैं। भारी संख्या में यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलती है और इस वक्त भी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचे हैं। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और क्योंकि अगले 8 दिनों तक यहां पर इसी तरीके से भीड़ देखने को मिलती है तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर चाक चौबंद की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर कई इंतजामात किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो ये शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है ये अपने आप में इतना भव्य होता है कि सिर्फ मंडी ज़िला की पुलिस बल ही नहीं बल्कि मंडी ज़िले से जो सटे हुए ज़िले हैं बिलासपुर या फिर हमीरपुर वहाँ से भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की जाती है। तो अगले 8 दिनों तक भव्य तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है और फिलहाल यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कई सांस्कृतिक संध्याएं यहाँ पर होती हैं, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ऐतिहासिक पड्डल मैदान से न्यूज़ 18 के लिए जैस्मिन शर्मा। हिमाचल में सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप का खेल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि जालसाजों ने नगरोटा के एक बुजुर्ग को हनी ट्रैप में फंसाकर इतना डराया कि बुजुर्ग ने अपनी जमीन बेचकर उन्हें 20 लाख रुपए दे डाले और अब मामला पुलिस के सामने आया है। कांगड़ा में एक बुजुर्ग हनी ट्रैप का शिकार। फेसबुक पर महिला से दोस्ती कर हुए कंगाल। ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए बुजुर्ग ने बेची जमीन। सीबीआई और जज के नाम से धमकी पर दिए 20 लाख रुपए। फेसबुक पर युवाओं से फरेब और फ्रॉड की कहानी आम हो चुकी है, मगर कांगड़ा के नरगोटा में एक बुजुर्ग को एक महिला का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना कंगाल बना गया। उस बुजुर्ग की पहचान सार्वजनिक करना ठीक नहीं, लेकिन उनकी कहानी आपको जरूर जाननी चाहिए। तो इसी तरह का मामला आया है कि इसमें एक किसी ने इनको कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद उनका वीडियो बना दिया और उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया और उस ब्लैकमेल के चलते जाली सीबीआई अफसर बन करके इनको मेल किया, जाली जज बन के मेल किया और इसमें इन्होंने जो है अपना ज़मीन बेच करके लगभग 18 से 20 लाख रुपए जो है अपना जो है गंवाया है। पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले फेसबुक पर पीड़ित बुजुर्ग को एक महिला का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद महिला और बुजुर्ग के बीच चैटिंग भी होने लगी, जिसमें महिला ने कुछ आपत्तिजनक चीजें रिकॉर्ड कर ली और फिर महिला की शिकायत का हवाला देकर बुजुर्ग को सीबीआई और जज के नाम धमकियां मिलने लगी। हनी ट्रैप में फंसे बुजुर्ग से पैसों की मांग की जाने लगी। चैट सार्वजनिक होने और दूसरी तरफ से मिल रही धमकियों से डरे बुजुर्ग ने जमीन बेचकर ब्लैकमेलर्स से 18 से 20 लाख रुपए दे दिए। बावजूद उसके जब धमकियां जारी रही तब शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे, जिसमें उन्होंने कुछ करीबियों पर भी शक जताया है। बुजुर्ग आदमी है और इनके पूरा परिवार सभी जो है वो काफ़ी परेशान हुए इस घटना में और इन्हें ये भी अंदेशा है कि इस घटना में इनके कोई रिलेटिव जो पैसा दिलवाने में जिनकी भूमिका रही है, तो सभी लेवल में के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तफ्तीश करने की आवश्यकता थी। तो इसलिए कल ही मैंने नगोटा थाना में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जो कि हमने कल एफआईआर दर्ज कर ली है 22/23। अब इस केस में आगे अन्वेषण करेंगे और जो भी अन्वेषण में आवश्यक कार्रवाई करनी है वो करने के पश्चात जो आरोपी है उनको सलाखों के पीछे भेजें। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
साथ ही हर किसी को सोशल मीडिया पर जालसाजों से सावधान रहने की भी अपील कर रही है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब आप गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर जो होता है उसमें पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचता। कांगड़ा से न्यूज़ 18 के लिए विचित्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख की अहम खबरें मेरे साथ। नमस्कार।